हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई प्राणी अपने ही समान नए संतति को जन्म देता है, उसे जनन कहा जाता है। जनन का मतलब क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई प्राणी अपने ही समान नए संतति को जन्म देता है, उसे जनन कहा जाता है। जनन के द्वारा ही प्राणी जो होता है ना, अपने ही समान एक नई संतति को जन्म तो देता ही है, साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता क्या है? जैसे वातावरण एवं प्राणियों के मध्य जो परस्पर संबंध होते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत ये जो प्राणी होते हैं ये ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऊर्जा आदान, जैसे शाकाहारी था, ठीक है, वो घास खाते हैं, फिर मांसाहारी है उसको खाते हैं। जो सर्वाहारी होते हैं घास खाने वाले और मांस, ये दोनों को खा जाते हैं। ठीक है। और अपनी जो पृथ्वी पर जीवन निरंतरता को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन, यह ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें प्राणी अपने ही समान संतति को जन्म देते हुए इस धरती पर जीवन की निरंतरता को क्या होते हैं? ये बनाए रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जनन कहते हैं। ठीक है। तो जनन का मतलब होता क्या है? संतानों उत्पत्ति। संतानोत्पत्ति को क्या कहते हैं? जनन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संतानोत्पत्ति को ही जनन कहा जाता है। ठीक है। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दोनों माता पिताओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जहाँ पे माता पिता दोनों की आवश्यकता होता है, जैसे मेल और फीमेल, जब दोनों की आवश्यकता होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे लैंगिक बोलेंगे। ठीक है। और वहां पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? यहाँ पे निषेचन पाया जाता है। निषेचन का मतलब होता है क्या है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में क्या होते हैं? संयुग्मित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निषेचन कहते हैं। और नर युग्मक मतलब हो गया शुक्राणु हो गया, और मादा युग्मक मतलब हो गया अंडाणु हो गया। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु हो गया। ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, संयुग्मित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? लैंगिक जनन में पाई जाती है। ठीक है। अब आता है क्या? लैंगिक जनन से क्या लाभ और हानि क्या होता है? ठीक है। अब आते हैं क्या इससे हानि क्या है, लाभ क्या है? तो इससे क्या है? इसमें निषेचन पाया जाता है। निषेचन का मतलब क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं, ठीक है, जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की खोज 1884 ईस्वी में किसने किया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? इसकी खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया? निषेचन की खोज किया था। फिर इसके आते क्या है? विभिन्नताएं। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जीव से उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है, अतः इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। ठीक है। विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है? विभिन्नता का मतलब जैसे प्राणियों में जो अंतर होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। जैसे एक ही परिवार में एक ही माता पिता के द्वारा जो संतान पैदा होते हैं, उनकी लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, ठीक है, या उनके शरीर का रंग हो गया, ये सब में क्या होती है? उनमें अंतर पाए जाते हैं, और उनके स्वभाव में ही अंतर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विभिन्नता कहते हैं। और जैव विविधता की खोज सबसे पहले वाल्टर जीरोजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी? जैव विविधता शब्द का प्रयोग एवं क्या उसकी खोज किसने किया था? वाल्टर जी रोजे ने किया था। फिर आते क्या है? उद्विकास। विभिन्नताएं प्रकृति कारण का एक प्रमुख कारक होती है। ये जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं के द्वारा ही प्राणी क्या होता है? इस धरती पर प्रभावकारी अवस्था में होते हैं। यदि विभिन्नताएं न पाई जाएं तो प्राणी धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएंगे? विलुप्त या समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विभिन्नताओं के द्वारा ही प्राणी में क्या होते हैं? नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है?
अब प्राणी अपने ही समाज में अपने ही प्रभुत्व या स्थायित्व तो क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, तो जो शरीर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। ठीक है, अतः लैंगिक जन की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि जो विभिन्नताएं होती है, जैसे वहां पे एक माता हो गई, दूसरा पिता हो गया, तो माता पिता दोनों के लक्षण आते हैं उस बच्चे में। मतलब 50% लक्षण माता का हो गया और 50% लक्षण किसका हो गया, पिता का हो गया। इन दोनों के लक्षण क्या है उस बच्चे में, संतानों में क्या होते हैं, ये प्रकट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अनुकूलन। लैंगिक जन के पास स्वरूप उत्पन्न संततियां बदलती वातावरणीय दिशाओं के प्रति अपेक्षाकृत उच्च अनुकूलन क्षमता रखती हैं। उच्च अनुकूलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि जो लैंगिक जन होता है, चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल, ये दोनों स्थितियों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंगिक जन के द्वारा क्या इच्छा अनुरूप ये जो जीव जंतु होते हैं अपने क्या प्रक्रियाओं को स्वभाव करते हैं। लेकिन हाँ, पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही है, ये जीव जंतु मतलब कि ये जंतुओं की बात हो रही है। ठीक है, तो जंतु जैसे मानव हो गया, तो मानव में लैंगिक जन्म चाहे जब पा रहा था, इसका कोई समय का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, फिर आते क्या है, योग्य एवं जीवन तथा लैंगिक जन्म के समय पुनर्योजन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानियों में वह जिद्दता उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर पीढ़ी एकांतरण लैंगिक जन्म में अगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ी के एकांतरण में रहता है, जिससे जीव की उत्तरजीविता में विकास होता है। मतलब जो प्राणी होते हैं ना, इनका जो विकास होता है, जो विकास होने की जो प्रक्रिया होती है लैंगिक जन्म के द्वारा क्या है, ये अधिक उच्चतम माना गया है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जन्म के द्वारा माता का 50% लक्षण होगा, 50% लक्षण किसका होगा, बच्चे माता का होगा। जब दोनों के लक्षण आएंगे तो एक ऐसी समाज की स्थापना होगा जिसमें क्या होगा, संकर जाति कहे जाएंगे। मतलब नहीं तो पूरा लक्षण माता का होगा, नहीं पूरा लक्षण क्या होगा, पिता का होगा। अर्थात इनमें दोनों के लक्षण क्या होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, अब आते क्या है, लैंगिक जन्म से हानि क्या होती है। तो लैंगिक जन्म से क्या है, बहुत सारी हानियां होती हैं। जैसे ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। लैंगिक जन्म धीमी क्यों होता है, क्योंकि जब तक प्राणी क्या नहीं होगा, जब तक प्राणी परिपक्व नहीं होगा, जब तक प्राणी परिपक्व या मेच्योर न हो पाता है, तब तक क्या होता है, उनमें जनन नहीं पाया जाता है। तो जनन कब तक नहीं पाया जाएगा, जब तक क्या होगा, जब तक इसमें ये परिपक्व नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो परिपक्व का मतलब क्या होता है, इनमें मेच्योरिटी उत्पन्न आती है। ठीक है, फिर से आते क्या है, इसमें प्रायः दो जीवन का होना अति आवश्यक होता है। मतलब नर एवं मादा का दोनों का होना क्या माना गया है, अति आवश्यक माना गया। क्या माना गया है, अति आवश्यक माना गया है। फिर प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना आवश्यक नहीं है, यह एक अवसर का कारक है। भाई जो लैंगिक जन्म होता है, जिसे पेड़ पौधे की बात करें तो उसमें परागण पाई जाएगी, और यदि जीव जंतु की बात करेंगे तो यहाँ पर अवसर का होना आवश्यक होता है। यदि अवसर नहीं मिला तो इनमें निषेचन और प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि लैंगिक जन्म के द्वारा संतान का पैदा होना पूर्णतः निश्चित नहीं होता है। लैंगिक जन्म में क्या होता है, संतान का पैदा होना पूर्ण निश्चित नहीं माना गया है। फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं अलैंगिक जन्म आते हैं। अलैंगिक जन्म में स्थिति क्या है, जहां पे नए प्राणी का विकास कैसे हो जाए, भौतिक भाग से हो। किसे, भौतिक का मतलब शरीर के किसी भी भाग से हो जाए। मतलब प्राणी उत्पत्ति शरीर के किसी भी भाग से हो जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक जन्म बोलते हैं। और यहाँ पे निषेचन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही शरीर से एक नए प्राणी की जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब आते क्या है, हम अलैंगिक जन्म से लाभ आते हैं। अलैंगिक जन्म से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला होता है यह एकल जनक द्वारा होता है। मतलब एकल जनक का मतलब एक ही माता पिता, या तो एक माता होगी या तो पिता, मतलब नर या मादा, या तो क्या नर होगा या मादा होगी। इसी द्वारा क्या होंगे, एक नए प्राणी की जाती है यहाँ पे
स्थापना हो जाती है, मतलब एक ही की क्या पे यहाँ पे आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, यह जनन विभाजन सूत्र समसूत्रों जैसी सरल विधियों के द्वारा होता है। मतलब इनमें विभाजन से या तो समसूत्री हो गया या तो अर्धसूत्री विभाजन, या शरीर का कोई भी भाग टूटने या कटने से जैसे इन्वायरमेंट में प्रवेश करता है, अनुकूल दशाओं में उसी द्वारा एक नए समाज की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, इसमें गुणन तीव्र दिशा में होता है। ठीक है, तीव्र दिशा में होता है, क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण या जैसे भ्रूण विकास आदि क्रियाएं नहीं होती, मतलब इनमें भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, जैसे XX और XY, ये हो गया मादा युग्मक, ये हो गया नर युग्मक हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है युग्मनज बनते हैं, और इस प्रकार क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और युग्मनज से क्या बनता है, इनके पास भ्रूण बनता है, भ्रूण से फीटस बनता है, फीटस से क्या बनेगा, शिशु। तो यह प्रवस्था क्या होती है, इनमें नहीं पाई जाती हैं। फिर एकल जीव द्वारा अनेक संततियों का निर्माण होता है, मतलब ये पूर्णतः शुद्ध जाति होंगे, क्या होंगे, ये पूर्णतः शुद्ध नई जातियों का विकास करते हैं। क्या करते हैं, पूर्णतः नई शुद्ध जातियों का विकास करेंगे, मतलब जो जाति बनेगी वो क्या होगी, पूर्णतः शुद्ध होगा और माता पिता के समान ही दिखाई देंगे। ठीक है, संतनियां आकार की वह क्या उसकी जनक के ही क्या होती है, समान होती हैं, मतलब 100 में 100% क्या होती हैं, ये शुद्ध पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसके अनेक जीवों को प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। क्यों, क्योंकि शुद्ध जाति होती है, इनमें क्या होता है, लक्षण आसानी से इनमें पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं अलैंगिक जनन से हानि। अलैंगिक जनन से हानि क्या होती है, तो अलैंगिक जनन से क्या, इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, किसमें, अलैंगिक जनन में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता कुछ प्राणियों, लेकिन कुछ प्राणियों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे जीवाणु हो गया ना, तो इनमें क्या है, कुछ प्राणियों की बात है, कुछ प्राणियों में पाई जाएगी, कुछ प्राणियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर अलैंगिक जनन की उद विकास में कोई भूमिका नहीं होता है। उद विकास का मतलब क्या होता है, समाज में एक नए प्राणी की स्थापना करना, समाज में एक नए प्राणी की स्थापना करना, उसे क्या बोलते हैं, उद विकास कहा जाता है। मतलब इसमें नए नए प्राणियों की क्या होती है, विकास होती रहती है। ठीक है, तीव्र दर से क्या है, गुणन के कारण जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती, मतलब इनमें विभाजन होने से क्या होती है, इनमें विभाजन होने से इनकी संख्या क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर इस चैनल की निरंतरता से जननिक रूप से दुर्बल संततियां उत्पन्न होती हैं। श्योर सी बात है, जब यहाँ पे संकर जाति नहीं प्राप्त होंगे तो हमेशा कौन सी जाति मिलेगी, इनमें हमेशा शुद्ध जातियां प्राप्त होती रहती हैं, जो आगे जाके क्या होने लगती हैं, संकटग्रस्त होने लगती हैं, जो कुछ समय बाद यहाँ से क्या हो जाती हैं, विलुप्त या समाप्त हो जाती है। ठीक है, जाते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव परिवर्तनशील वातावरण दशाओं के लिए क्या होते हैं, कम अनुकूल होते हैं, मतलब वो हमेशा शुद्ध जातियां प्राप्त होती हैं, जिससे वह वातावरण उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ से वो विलुप्त होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, विलुप्त होने लगते हैं। फिर आते हैं क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्या आते हैं, कायिक प्रवर्धन आते हैं। तो कायिक प्रवर्धन किसमें पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है। यह तो अलैंगिक जनन के ही समान होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में केंद्रक अनिवार्य माना गया था, और कायिक प्रवर्धन में कलिका का होना आवश्यक माना जाता है। क्या, कलिका का होना आवश्यक माना जाएगा। जैसे हमारे पास कोई तना का क्या थे, छोटे छोटे खंड थे, इस खंड पर एक छोटे इस तरीके से भाग निकले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस भाग को क्या बोलते हैं, इसी भाग को कलिका बोलते हैं। इन कलिकाओं को होना आवश्यक होता है, यदि कलिका नहीं है तो पादप का विकास नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके पास कलिका का होना आवश्यक माना गया। क्या माना गया है, आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होता है, तो इससे लाभ होता क्या है, यह बीज रहित पादपों के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे बीज रहित पादप मतलब जैसे गन्ना हो गया, ठीक है,
जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, ठीक, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीजों में पाई जाती है। फिर पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि, मतलब उनको काट के लगाया जाता है। जैसे पौधा हमारे पास था, अब उसके बहुत सारी शाखाएं थी, तो उस शाखा को कहीं से काट देना चाहिए, इन शाखाओं को हम लगा सकते हैं, ठीक है। हम कहीं से उनको कटिंग करके उनको क्या लगा सकते हैं भौतिक तरीके से, तो उनको क्या है तीव्र गति से वृद्धि होती है। यह प्रावधान की क्या सस्ती एवं अच्छी विधि है, बोला कि ये आसानी से क्या है, ये आसानी से कहीं से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अलैंगिक जन्म विधि होता है यह कायपौधन के ही समान होता है, और इनको काट करके किसी भी वातावरण में ग्रो लगा कर रहना सकता है। या तो फिर क्या है, इनमें जो भी प्रक्रिया जिससे पुराने पादप समाप्त होते हैं, तो हम एक नए पौधे का क्या कर सकते हैं, इनमें विकास कर सकते हैं। फिर इससे क्या है उच्च गुणवत्ता वाले पादप भी क्या है प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद काई प्रवर्धन द्वारा अनुपयोगी जंगली पौधों को भी क्या है हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मानव है तो मानव उनके लक्षणों को परिवर्तन करते हुए समाज में एक नए पौधे क्या कर सकते हैं, स्थापना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो जितना फायदेमंद होता है उससे क्या है कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां मतलब है कि आसानी से क्षय हो जाते हैं। जब इनमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम खुले में छोड़ दें, वो अपने से ही वृद्धि करें, तो धीरे धीरे क्या होता है उनमें क्षय होने लगता है, दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और इसके बाद इनमें क्या होता है, इससे प्राप्त विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। फिर इसका कई इनमें प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन का मतलब होता है ना, ये पौधे एक समाज से दूसरे स्थान में यदि इनको उगाना हो तो क्या तो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि इनसे एक नई प्रकार की जाति का विकास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो था थोड़ी सी क्या है हमारे पास जानकारी थी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको क्या है शेयर करते रहिए, जिससे क्या है हम नए नए वीडियो क्या आपको बना के देते रहें। चलिए तो हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ेंगे जीवों में जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जीवों में जनन पढ़ेंगे। अब जीव जैसे मानव नर जनन तंत्र है, ठीक है, क्या है मानव नर जनन तंत्र। तो मानव नर जनन तंत्र होता क्या है, तो मानव जो नर भाग होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, जैसे शुक्राशय पाई जाती है, मूत्र नलिका पाई जाएगी, मूत्राशय पाए जाएंगे, फिर इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाएंगी, शिश्न पाए जाएंगे, मूत्र मार्ग होंगे, वृषण होगा, वृषण कोष होंगे, और क्या होते हैं शुक्र वाहिनियां इनके पास पाई जाती हैं। ये सारे भाग क्या इनके पास पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये जो वृषण होता है ना, वृषण की लंबाई कितनी होती है, वृषण की लंबाई कितनी होती है 5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी मोटाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो वृषण की जो लंबाई होता है कितना होता है, वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो मूत्र मार्ग होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की लंबाई होता है, ठीक है। और इसका शुक्र वाहिनी की लंबाई कितनी होती है 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो शुक्राशय होता है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और यहाँ पे अधिवृषण पाया जाता है, ठीक है। तो जो अधिवृषण होता है इसकी लंबाई कितनी होती है लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है। कितनी लंबाई होगा 6 मीटर होगा। तो इसके भाग होते हैं। और होता क्या है, जो वृषण होता है ना, वृषण के पास क्या पाई जाती है, एक सार्टोली कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सार्टोली कोशिका पाई जाती है। और यह जो सार्टोली कोशिका होती है ना, यहां से निकलता क्या है, एक इनहिबिन नाम की क्या निकलती है, प्रोटीन निकलती है। और यही प्रोटीन शुक्राणुओं को प्रेरित करता बनने के लिए, अर्थात यही इनहिबिन प्रोटीन आगे चल के धीरे धीरे किससे बदल जाती है, शुक्राणुओं में ही क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और यह जो सार्टोली कोशिका होता है यह क्या देता है, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। और ये जो वृषण होते हैं, वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। किससे होगा, तो वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन होता है।
ठीक है, तो हम फिर से इसको समझ जाते हैं। अब इसको फिर से समझते जाते हैं पार्ट बाय पार्ट। जैसे हमारे पास ये वृषण है, तो वृषण की लंबाई कितनी होती है? वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होता है और मोटाई कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वजन होता है। किसका? वृषण का। वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, वजन 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, और इसका वजन कितना होता है? 10 से 15 ग्राम होता है। और यहाँ पे सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या निकलता है? जिससे इनहिबिन नामक प्रोटीन निकलता है। ठीक है, जो शुक्राणुओं को प्रेरित करने या शुक्राणुओं के निर्माण में ही क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, और उसके बाहर क्या पाई जाती है? वृषण कोश पाई जाती है। तो वृषण कोश क्या होती है? बाहर की चमड़ी होती है। ठीक है, जो वृषण क्या करता है? वायु आघातों से इसकी रक्षा करता है। और यह शरीर के तापमान से कितना कम होते हैं? 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। मतलब वृषण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए? 3 डिग्री से 4 डिग्री क्या होना चाहिए? कम होते हैं। किसका तापमान? वृषण कोश का तापमान क्या होता है? हमारे शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री कम होता है। और जैसे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी क्या पाई जाती है? स्खलन नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? स्खलन नलिका पाई जाती है। ठीक है, और इसका नलिका की लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2 सेंटीमीटर। इसका नलिका की लंबाई 2 सेंटीमीटर होता है। और यहीं पे क्या होते हैं? शुक्राणु के स्टोर होते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, तत्कालीन समय के लिए। फिर इसके बाद यहीं पे अधिवृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? अधिवृषण पाए जाते हैं। अधिवृषण। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होता है। कितना होता है? 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। और जो करता क्या है? शुक्राणुओं के क्या होते हैं? निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होंगे? शुक्राणु निर्माण। जैसे इनहिबिन प्रोटीन होता है और ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वहां पे आके क्या होता है? शुक्राणु अपनी संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। जिसके सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है? उसके सबसे ऊपरी भाग में एक्रोसोम होता है। फिर इसके बाद ग्रीवा होती है। इसके बाद फिर क्या होता है? उनके पास पूंछ होते हैं। लेकिन इनके निर्माण में गाल्जी काय भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन सहायक होगा? गाल्जी काय नामक कोशिकाएं भी क्या होती है? शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती है। फिर इसके बाद इनमें नया भाग आता है। कौन सा? जिसे बोलते क्या है? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? लगभग 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होता है। किसकी लंबाई? शुक्रवाहिनी की लंबाई 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर भाग होते हैं। जो करते हैं क्या है? जो जाके किसे जुड़ते हैं? शुक्राशय जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो शुक्रवाहिनी है यहाँ से निकली है। यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पहुंचती है? ये पहुंच गई शुक्राशय के पास पहुंची है। और जो शुक्राशय के पास लेके पहुंची थी, इसकी लंबाई कितनी थी? 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर भाग था। और शुक्राशय की लंबाई कितनी है? लगभग 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक, कितना लंबाई था? 5 सेंटीमीटर था। और यहाँ से पीला तरह चिपचिपा पदार्थ निकलता है। पीला पदार्थ निकलता है। ठीक है, अब पीला पदार्थ प्लस शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, जब पीला पदार्थ प्लस शुक्राणु आपस मिलते हैं, तो उस भाग को क्या बोलते हैं? उसको उसी को वीर्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसी को वीर्य कहते हैं। जो निषेचन नामक प्रक्रिया के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन? यही जो वीर्य प्रकार होता है। ठीक है, ये सहायक होते हैं। इसके बाद इनके पास क्या होते हैं? मूत्राशय पाए जाते हैं। अब मूत्राशय में क्या होते हैं? अनेक प्रकार के, जैसे यूरिया हो गया या पेशाब हो गया। इनका क्या होता है? संचय होता है और समय समय पर क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि इस शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है और साथ साथ क्या होती है? शुक्राणु को ऊर्जा देती है, जिससे उसकी आयु क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक है, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य
कितना शुक्राणुओं का निर्माण कर सकता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य पूरे जीवन काल में लगभग 5 लीटर से 6 लीटर तक शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है। मतलब हम एक नर की बात करें तो एक नर शुक्राणुओं का निर्माण लगभग कितना कर सकता है अपने जीवन काल में? 5 लीटर से 6 लीटर शुक्राणुओं का निर्माण कर सकता है। ठीक है। और जो शुक्राणु लंबाई होती है कितना होता है? 60 माइक्रोन उसकी लंबाई होती है, जो अगले वीडियो में क्या है आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है। फिर आते क्या है, इनके पास एक शिश्न होता है। तो शिश्न की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो संभोग नामक प्रक्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है। और यहीं पे उल्टे सी आकार में क्या पाई जाती है? काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे लुब्रिकेंट या तरल पदार्थों का क्या होता है? श्रावण होता है, जो निषेचन प्रक्रिया में क्या होते हैं या स्थानांतरण प्रक्रिया में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या था? एक नरजनन भाग था। तो नरजनन भाग में जैसे कितने भाग हो सकते हैं? जैसे वृषण कोश हो सकता है, वृषण हो सकता है, अधिवृषण हो सकता है, शुक्रवाहिनियां हो सकती हैं, शुक्राशय हो सकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो सकता है, मूत्राशय हो सकता है, मूत्र मार्ग हो सकते हैं, शिश्न हो सकते हैं और काउपर ग्रंथियां हो सकती हैं। इन ग्रंथियों के बारे में आपको पढ़ना। लेकिन हाँ, ये जो सारी ग्रंथियां हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको नियंत्रित टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स करता है, जो क्या करता है? जो किस में आरंभ होता है? यौनावस्था आरंभ को क्या करता है? संचालित एवं नियंत्रित करता है, जिससे क्या हो सकता है? इनके शरीर का विकास हो सकता है। ठीक है। और निषेचन प्रक्रिया को क्या करते हैं? ये संपन्न करने का कार्य करते हैं। अब हम आते हैं क्या है? हम आते हैं मादा जनन भाग आते हैं। क्या आते हैं? हम मादा जनन भाग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मादा जनन भाग क्या होता है? तो नर जनन भाग और मादा जनन भाग यह दोनों क्या करते हैं? निषेचन प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। किसमें सहायक होंगे? निषेचन नामक प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं, जिससे क्या हो सके? समाज में एक संकर जाति को पैदा किया जा सके। किसको? संकर जाति को पैदा किया जा सकता है। ठीक है। तो इनमें क्या? इनमें निम्न भाग होते हैं। जैसे हम बात करें, इनके पास ये अंडाशय होता है। क्या होता है? ये अंडाशय होता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये अंडाशय होता है। अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? अंडाशय की लंबाई 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब मोटाई कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। मोटाई और लंबाई, लंबाई कितना होता है? 2 सेंटीमीटर, मोटाई 8 सेंटीमीटर की होती है। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? गर्भाशय की लंबाई 3.5 सेमी होता है। कितना होता है? 3.5 सेमी होता है। ओ मिस्टेक। इसकी जो होती है कितना होता है? तो जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ पे क्या होता है? किसी संतान का क्या होता है? वो पैदा होना होता है। क्या होता है? कोई भी क्या संतान आके क्या होते हैं? यही वृद्धि करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय यहाँ पे है, ये अंडाशय भाग होते हैं हमारे पास। तो अंडाशय में क्या होते हैं? जन्म से ही क्या होते हैं? अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व अंडे इनके पास पाए जाते हैं। ठीक है। अपरिपक्व अंडे होते हैं। और ये अपरिपक्व अंडे क्या होते हैं? ये यहाँ से निकलते हैं। किसके भाग से? ये नाभि होती है। ये नाभि भाग से निकलेंगे और इस तरीके से होते हुए तब ये पहुंचते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम बात करें कि हमारे पास ये अंडाशय है। तो पहले ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इनके पास क्या पाई जाती है? ग्राफियन। इनके पास ग्राफियन आवरण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होगा? ग्राफियन आवरण का निर्माण हो जाता है, जो आगे चल के अपनी संख्या को युग्मक बढ़ाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं? इनकी संख्या वृद्धि होने लगती है। जब आगे जाते हैं तो क्या है? ये टूट जाती है और यहाँ से युग्मक क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और जो भाग बच गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसी भाग को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस भाग को? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और यह कार्पस ल्यूटियम क्या करता है?
ये 84 दिन तक, मतलब 84 दिन तक, क्या 84 दिन तक जो भ्रूण बनता है, भ्रूण को क्या कहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। कितना दिन तक, 84 दिन तक। ये 84 दिन तक क्या देते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे भ्रूण का क्या हो सके, विकास हो सके। क्या हो सके, भ्रूण का विकास हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं झालरदार कोशिका। क्या बोलेंगे, झालरदार कोशिका कहा जाता है। यह झालरदार कोशिका है, इसको अंदर की तरफ प्रवेश करने में क्या होती है, सहायक होती हैं। और जैसे ये तुम्बिका के पास पहुंचता है, निषेचन नामक प्रक्रिया मादा के किस भाग में होती है, तुम्बिका नामक भाग में होता है। किसमें, तुम्बिका नामक भाग में। और तुम्बिका किसकी भाग होती है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी की ही भाग होती है। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। किसकी, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी की। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। फिर आते हैं क्या, गर्भाशय आते हैं। तो जो गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है, गर्भाशय की लंबाई होता है 3.5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, और इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद चौड़ाई इसकी कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी होता है। ओ नहीं, मिस्टेक। इसकी लंबाई कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ पे एक संतान क्या होता है, पूर्णतः विकसित होता है। क्या होता है, पूर्णतः विकसित होते हैं। फिर इसके बाद इसके पास एक ग्रीवा भाग पाया जाता है। तो ग्रीवा से क्या होता है, कोई भी शुक्राणु क्या होता है, अंदर की तरफ क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और जो योनि होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई हो सकती है। कितनी लंबाई हो सकती है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर हो सकता है। जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, ये अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। और हाँ, जब यहाँ से अंडा निषेचित होकर के जब गर्भाशय में पहुंचता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं गर्भाधान। क्या बोलेंगे, गर्भाधान। तो गर्भाधान क्या होता है, तो गर्भाधान वह प्रक्रिया है जिसमें एक निषेचित अंडा गर्भ तक पहुंचता है। कितने दिन में, कितने समय में पहुंचता है, तो 7 से 8 दिन पहुंचता है। मतलब एक निषेचित अंडा अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय के पास पहुंचता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गर्भाधान बोलते हैं। और गर्भाधान मानवकृत विधि भी होती है और प्राकृतिक विधि, ये दोनों विधियों द्वारा क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास था, ये मादा जनन भाग था। ठीक है, और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है, जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ना, ये अनुकूल या प्रतिकूल, ये दोनों वातावरण में क्या होता है, ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहिए। ठीक है।